16 साल तक श्रीकांत केजी इसरो में सैटेलाइट असेंबल करते थे, लेकिन आज वो एक रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। अपने वायरल वीडियो में श्रीकांत ने कहा कि प्रेशर और परफेक्शन के माहौल में काम करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये काम प्रेस्टिजियस होने के साथ साथ मेंटली ड्रेनिंग भी है। इसी वजह से उन्होंने इसरो छोड़ने का फैसला लिया। श्रीकांत तो बस एक एग्जाम्पल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में करीब 100 से 120 साइंटिस्ट इसरो से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें से लगभग 80 साइंटिस्ट बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर से थे और करीब 20 साइंटिस्ट तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से गए हैं। हालात ये तक हो गए हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को अर्ली रिटायरमेंट के खिलाफ ऑर्डर निकालना पड़ रहा है। 14 जुलाई को ये ऑर्डर जारी हुआ और इस ऑर्डर में लिखा गया कि गगनयान जैसे मिशंस पर काम कर रहे ग्रुप ए के साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ के इस्तीफे अब आसानी से मंजूर नहीं होंगे। ऐसे मामलों में अब फैसला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही करेगा। ऑर्डर तो जारी हो चुका है। जल्दी रिटायर होने को लेकर नियम कायदे भी बदले जाएंगे। लेकिन इसरो के इस रिएक्शन का स्टिमुलस क्या है? बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि इसरो में साइंटिस्ट टिक नहीं पा रहे हैं और हालत ये क्यों हो गई है कि IITians भी इसरो की नौकरी लेने से पहले कतराते हैं? इसरो के इसी साइंटिस्ट क्राइसिस को समझने की कोशिश होगी आज के इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। पहले बात हाल ही में हुई रिटायरमेंट्स की करेंगे। इसरो से जो लोग गए हैं उनमें सिर्फ जूनियर नहीं बल्कि कई बड़े साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इनमें LVM-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर विक्टर जोसेफ, चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े आदित्य रल्लापल्ली जैसे नाम हैं। इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने इन इस्तीफों की बात एक्सेप्ट तो की है, लेकिन ये भी कहा है कि हर संगठन में ऐसा होता ही आया है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। V नारायणन टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बताते हैं कि अगर कोई जाता है तो उसकी जगह कोई और जिम्मेदारी संभाल लेता है और इसरो जैसा ग्रुप इस बदलाव को संभाल सकता है। इसी बदलाव को संभालने के लिए अब सरकार ने नियम भी बदल दिए हैं। पहले 2020 में ये राइट इसरो के सेंटर डायरेक्टर्स को दे दिया गया था कि वो एक लेवल तक साइंटिस्ट के इस्तीफे को मंजूर कर सकते हैं, लेकिन अब इसी फैसले को पलट दिया गया है। अब ये नियम है कि जब तक बड़े और ज़रूरी मिशन पूरे नहीं हो जाते तब तक आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो में अभी 14,600 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और यहाँ आपको 120 रेजिग्नेशन कम लग सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये 125 लोग इसरो की कोर टीम के मेंबर थे। 2 पॉइंट्स में आप इसे समझ सकते हैं। पहली दिक्कत ये है कि ये जो लोग जा रहे हैं वो बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। जब किसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट की कोर टीम से कोई जाता है तो टीम में सिर्फ एक इंसान कम नहीं होता, वो अपना एक्सपीरियंस भी साथ लेकर जाता है। रिप्लेसमेंट तुरंत मिल भी जाए तो उसे जा चुके मेंबर की प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने में वक्त लगता है। ऐसे में इनवेरिएबली वो प्रोजेक्ट लेट ही होता है। अब दूसरी दिक्कत यह है कि जिन रिप्लेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो भी इसरो को आसानी से नहीं मिलते। इसरो भारत में स्पेस सेक्टर की कटिंग एज पर है, लेकिन उसे कटिंग एज टैलेंट मिल ही नहीं रहा है। खासकर IIT जैसे टॉप टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के पास आउट इसरो को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मानते। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ ने 2023 में एशिया नेट न्यूज से कहा था, IIT के स्टूडेंट्स देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इसरो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह सैलरी है। वो बताते हैं कि जब इसरो की टीम IIT में भर्ती के लिए गई थी तो करीब 60% स्टूडेंट्स सिर्फ सैलरी देखकर ही वहां से चले गए। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज विदेश में मिलने वाले एवरेज पैकेज इसरो की सैलरी से ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपनियों में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसरो की वेबसाइट के मुताबिक इंजीनियर की शुरुआती सैलरी होती है करीब 56,100 रुपये। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें ये रकम ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जब आप उन कंपनियों के पैकेज सुनते हैं जिनसे इसरो को हायरिंग में कम्पीट करना होता है तो ये कुछ नहीं है। इसरो के चेयरमैन भी सालाना 30 लाख ही कमाते हैं, जबकि IIT, NIT, DTU या फिर NSIT जैसे टॉप कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपने पहले साल में इतना पैसा बड़े आराम से कमा लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज अगर हैं तो इंजीनियर्स को और अच्छा पैकेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ भारत में ही है। चीन भी इसी तरह के ब्रेन ड्रेन से गुजर चुका है, जहां उसके टॉप स्टूडेंट्स विदेश चले जाते हैं, लेकिन चीन ने इसे बदलने के लिए एक प्लान बनाया। चीन ने 2008 में 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम शुरू किया। इस प्लान के जरिए जो साइंटिस्ट वापस चीन आते हैं उन्हें लाखों डॉलर तक का बोनस, 1 मिलियन युआन तक की रकम दी जाएगी। रिसर्च के लिए भी बड़ी ग्रांट मिली, घर की सुविधा मिली और स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा तक दिया गया था। इस बात का भी असर हुआ।
वहां 2002 में सिर्फ 14% स्टूडेंट्स वापस आते थे, लेकिन 2019 तक ये नंबर 82% हो गया। चीन ने अपने ब्रेन ड्रेन को गेन में बदल दिया। भारत ने भी इसी तरह की कोशिश की। रामानुजन फेलोशिप और वज्र स्कीम, जिन्हें 2005-6 में शुरू किया, उनका भी मकसद कुछ ऐसा ही था कि जो विदेशों में काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, हमारे इंडियंस, उन्हें वापस लाना है। एक और स्कीम चालू हुई थी, पीएम रिसर्च चेयर स्कीम। इस स्कीम के जरिए स्टूडेंट्स को टॉप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है, जहां 14 करोड़ तक के पैकेज की बात कही गई है। लेकिन यहाँ वो ग्रोथ नहीं दिखा जैसा चीन में दिखा था। ये था पहला कारण जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसरो में नहीं आना चाह रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है काम करने की आज़ादी। ग्रेजुएशन के बाद आमतौर पर स्टूडेंट्स को इसरो में ही नौकरी मिल जाती है अगर वहां पोस्ट खाली हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि उन्हें कम से कम 3 साल तक इसरो में काम करना जरूरी होता है, तभी उन्हें IIST में एडमिशन मिलता है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। दिक्कत यही से शुरू होती है, जब प्लेसमेंट के समय स्टूडेंट्स को अपनी पसंद का काम चुनने की आज़ादी नहीं मिलती। नेहा चौहान, जो इसरो में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद 2 साल नौकरी करके छोड़ चुकी हैं, वो द प्रिंट को बताती हैं कि स्टूडेंट्स को ये तो चुनने दिया जाता है कि किस सेंटर में वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी खास पोस्ट या रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि अलग अलग सेक्टर में कितनी वैकेंसी हैं, लेकिन काम क्या मिलेगा ये उनके हाथ में नहीं होता। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स किसी एक स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जॉब में उन्हें बिल्कुल अलग काम दे दिया जाता है। काम पूरी तरह से रैंडम तरीके से बांटा जाता है। और नेहा ये भी कहती है कि इसरो एक फैक्ट्री की तरह चलता है, जहां पूरा जोर होता है प्रोडक्शन पर, लॉन्च कितने हो रहे हैं इस चीज़ पर। पूरा फोकस इस बात पर होता है कि हमें 1 साल में कितने लॉन्च करने हैं, और फिर वही चीज़ बार बार करते रहनी है। चौहान कहती हैं कि इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन रिसर्च कहाँ है? इसरो अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए जाना जाता है, जिसे एजेंसी अपना वर्क हॉर्स कहती है, लेकिन इससे लगातार सैटेलाइट लॉन्च करने से फोकस मुनाफे पर चला जाता है। चौहान का कहना है कि एक सरकारी संगठन की सोच इससे उल्टी होनी चाहिए थी। उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने से 1 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी, जेब से 10 लाख रुपए भी भरे। नेहा चौहान ये कहती हैं कि जो चीज़ एक बार उड़ान भर चुकी होती है उसे दोबारा इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उससे आगे कुछ नया करने के लिए लंबी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई सीनियर इंजीनियर्स फेल होने के जोखिम से बचते हैं, और ये पर्सपेक्टिव है एक एक्स इसरो एम्प्लॉय का। क्या एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं? द इंडियन एक्सप्रेस में विवेक पॉल शेट्टीवर एक ओपिनियन पीस लिखते हैं, जिसकी हेडलाइन है, इंडिया साइंस इकोसिस्टम इज लैगिंग, वी हैव द टैलेंट, वी नीड लीडरशिप। विवेक के मुताबिक अब जो माहौल बन गया है उसमें धीरे धीरे फोकस रिस्की रिसर्च से हटकर ऐसे कामों पर चला जा रहा है जिससे जल्दी पहचान और दिखावा मिल सके। आज भारत में बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च पेपर छापते हैं। रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट की भी कमी नहीं है, लेकिन जब हम एडवांस मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, इन सब बीच में जी रहे हैं तो दुनिया की लीडरशिप को देखते हैं, तो भारत अभी भी अमेरिका, यूरोप और चीन से काफ़ी पीछे है। विवेक लिखते हैं, इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं बल्कि साइंटिस्ट संस्थानों की कंपोजिशन और वहाँ के इंसेंटिव सिस्टम है, जहां अक्सर सफलता को इस बात से मापा जाता है कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, कितनी कमेटीज में काम किया है, आपको कितने अवार्ड मिले हैं, कितनी फेलोशिप्स हैं आपके पास, कितने मेडल्स हैं और क्या कुछ सम्मान आपको मिला है। लेकिन ऐसा माहौल कम है जहां लंबे समय तक चलने वाली रिस्की और नई रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। साइंटिफिक माहौल हमेशा उस लीडरशिप पर डिपेंड करता है जो उसे बनाती है। आज़ादी के बाद के शुरुआती समय में होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने TIFR, बार्क, इसरो जैसे संस्थान बनाए। अब हमारे संस्थान बड़े हो गए हैं, लेकिन सिस्टम ज़्यादा धीमा हो गया है। अब लीडरशिप के लिए सिर्फ एक अच्छा साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम को बदलने वाला साइंटिस्ट चाहिए। विवेक के मुताबिक भारत के कई साइंटिस्ट इन समस्याओं को समझते हैं, लेकिन खुलकर बोलने से हिचकते हैं, क्योंकि सिस्टम हमेशा आलोचना या बदलाव को प्रमोट नहीं करता। सैलरी, रिसर्च की आज़ादी, ये कुछ कारण हैं जो इसरो में साइंटिस्ट को टिकने से रोक रहे हैं। वो इसरो जो कई साल पहले ये दिखा चुका है कि भारत कम बजट में भी कितना बड़ा इनोवेशन कर सकता है। मंगलयान, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है। फिर भी साइंटिस्ट का एग्जिट इस संस्था में अब तक एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।